रामपुर गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में मोहन का एक गरीब परिवार झोपड़पट्टी में रहता था। उस घर में मोहन के बूढ़े माँ बाप, उसकी बीवी ममता, ममता की ननद और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। एक रोज ममता अपने परिवार से मंदिर जाने की जिद कर बैठी। आप लोग कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी से निकलो ना, हम लोग मंदिर में जा रहे, किसी पार्टी में नहीं जा रहे। हे भगवान, हमें बहुत ही जिद्दी बहू मिली है। बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और इसे घूमने की पड़ी है। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। चल बेटा मोहन, जल्दी चल, वरना तेरी बीवी पूरा घर अपने सर पर उठा लेगी। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी से मंदिर से होकर आते हैं। उन लोगों ने अपने अपने बैग उठाए और अपनी झोपड़पट्टी से बाहर आ गए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा घटा जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। मोहन ने अपने घर में जैसे ही ताला लगाया, वैसे ही इतनी तेज तूफान आया कि उनके घर के पास में लगा हुआ एक खंभा उनकी झोपड़ी के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी झोपड़ी पूरी तरह तहस नहस हो गई। आज हमें 1 सेकंड की कीमत पता चली। अगर हम घर से बाहर निकलने में 1 सेकंड की भी देरी कर देते तो हम सब भी इस खंभे के नीचे दब जाते। बहू, आज तेरी जिद की वजह से हम लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं। मुझे माफ कर देना। सासू माँ, माफी मांगना छोड़िए, ये सोचिए कि अब हम करेंगे क्या। इतने में एक बार फिर से तूफान का झोंका इतनी तेज आया कि उनके दोनों बच्चों को वहाँ से उड़ा ले गया। दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। अम्मा, गुड्डी और गुड्डू कहाँ उड़ गए? रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ कर लाइए। पता नहीं इस ठंड में बेचारे कहाँ उड़ गए होंगे। इस तूफान को भी आज ही आना था। मोहन भागते भागते पूरे गांव में अपने बच्चों को ढूंढने लगा, पर उसे बच्चे कहीं नहीं मिले। फिर वो पास के जंगलों में गया, वहाँ भी उसे बच्चे नहीं मिले। थक हार कर वो अपने घर की तरफ वापस आया तो देखा वहाँ पर उसका परिवार था ही नहीं। माँ, पिताजी, ममता, बहन, कहाँ चले गए सब लोग? अभी जहाँ तक मोहन सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, वहीं अब वो अपने पूरे परिवार को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो गांव से बाहर आ गया तो देखा उसका पूरा परिवार पानी के एक टैंकर के नीचे बैठकर ठंड से ठिठुर रहा था। मोहन भी भागकर वहीं चला गया। क्या हुआ? हमारे बच्चे मिले या नहीं? नहीं ममता, पता नहीं हमारे बच्चों को तूफान कहाँ उड़ा ले गया। हमारा घर भी तबाह हो गया, हमारे बच्चे भी गायब हो गए। एक पल में ना जाने क्या से क्या हो गया। भैया, हम तो अच्छे खासे मंदिर जा रहे थे। भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया? अब हम रहेंगे कहाँ? मोहन, इस ठंड में तेरे पानी वाले टैंकर का काम तो चल नहीं रहा, तो ऐसा कर, ये पूरा टैंकर खाली कर दे। इस टैंकर के अंदर ही हम सब रहते हैं, उसके बाद बच्चों को भी तो ढूंढना है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मोहन ने अपने टैंकर का सारा पानी खाली कर दिया। खाली करने के बाद अंदर साफ सफाई की और पूरे परिवार को टैंकर के अंदर लेकर चला गया, जहां उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलने लगी। हमने सर छुपाने का इंतजाम तो कर लिया, पर मेरे बच्चे पता नहीं किस हालत में होंगे इस ठंड में। मोहन, आप मेरे साथ चलिए, बच्चों को ढूंढते हैं। बहन, तुम माँ बाप का ख्याल रखना, मैं और ममता बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है भैया। लेकिन मोहन ने जैसे ही टैंकर का दरवाजा खोला, वैसे ही तूफान इतनी तेज आया कि इस तूफान में उड़ते हुए उनके दोनों बच्चे सीधा टैंकर के अंदर लैंड हुए। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मेरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम सबकी तो सांस ही अटक गई थी। माँ, दादाजी, पापा, बुआ, हम लोगों को तूफान पता नहीं कहाँ उड़ा ले गया था। हम दोनों जाकर किसी गड्ढे में गिर गए थे। बाहर निकलने की कोशिश की तो हमारे ऊपर बर्फ जम गई। किसी तरह हम दोनों बर्फ से जैसे ही बाहर आए, वैसे ही इतनी तेज तूफान आया कि हम दोनों उड़कर सीधा टैंकर के अंदर आ गए। लेकिन आप लोग यहाँ टैंकर में क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे घर के ऊपर खंबा गिर गया था ना, इतनी ठंड में हम लोगों को इससे अच्छी जगह रहने के लिए और कोई मिले ही नहीं। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। उनके पास रहने के लिए जगह तो थी, लेकिन खाने के लिए ना पैसा था और ना ही ठंड भगाने के लिए कोई इंतजाम। ये तो अच्छा था कि उन लोगों ने मंदिर जाने के लिए अपने अपने बैग पैक कर लिए थे, जिसमें सबके कपड़े, कंबल सब कुछ थे। ममता, चलो टैंकर के बाहर चलो, मैं आग जला देता हूँ और वही मिट्टी का चूल्हा बना लेता हूँ। तब तक मैं पास के तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ लाता हूँ, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ही। मोहन के साथ साथ अब उनका पूरा परिवार टैंकर से बाहर आया। ममता ने चूल्हे में सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। इतने में मोहन पास के तालाब से मछली पकड़कर भी ले आया, जिसे खाकर एक बार फिर से सभी लोग टैंकर के अंदर चले गए। तभी ममता के ससुर ने कहा, बेटा, अरे आखिर हम कब तक इस टैंकर के अंदर रहेंगे? इस उम्र में मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा, वरना मैं ही कहीं मजदूरी कर लेता।
आगे की जिंदगी हम जिएंगे कैसे? अपना घर दोबारा कैसे बनाएंगे? पिताजी, इतनी ठंड के मौसम में मेरे टैंकर का काम नहीं चल रहा। कोई पानी लेने को तैयार ही नहीं है, तो भला पैसे कहाँ से आएंगे? और रही बात मजदूरी की, तो इतनी ठंड में कहीं काम नहीं मिल रहा। अभी सो जाते हैं, कल सुबह कहीं काम ढूंढने जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो मिल ही जाएगा। सभी लोग उसी टैंकर के अंदर सो गए। अगली सुबह ममता ने सबके लिए चाय बनाई और मोहन काम ढूंढने के लिए निकल गया। वो दिन भर इधर उधर भटकता रहा। काम ढूंढते ढूंढते मोहन एक फैक्ट्री में पहुंचा। सुपरवाइजर से उसने काम मांगा। भाई साहब, इस फैक्ट्री में मेरे लिए कुछ काम मिलेगा क्या? मेरा परिवार सड़क पर आ गया है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे दीजिए, पैसे भले ही कम दे देना। अरे यार, तुमको काम की पड़ी है। यहाँ ठंड की वजह से मेरी हालत खराब है। घर जाओ, बीवी बच्चों के साथ ठंडी के मजे लो। काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने कर्मचारियों को एक एक करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस समय काम ही नहीं है। ऑर्डर आएंगे तभी तो मैं मजदूर रखूंगा ना। इस तरह इतनी ठंड में उसे कहीं भी काम नहीं मिला और थक हार कर वो फिर से टैंकर पे वापस आ गया। तभी ममता ने कहा, एक ही दिन में हमारे परिवार के साथ इतनी सारी घटनाएं हो गई कि हम भगवान को तो भूल ही गए। भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है? हम लोग अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक हम मंदिर नहीं गए। हमें लगता है कि अब किसी तरह हमें मंदिर जाना ही होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है। अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं। आप लोग यहीं बैठो, मैं आगे जाकर टैंकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसी टैंकर से हम लोग मंदिर चलेंगे। मोहन ने आगे जाकर टैंकर स्टार्ट किया और निकल पड़ा मंदिर के सफर पर। काफी देर तक टैंकर चलाने के बाद मोहन करीब आधी रात में मंदिर पहुंच गया। वो मंदिर जंगल के बीचों बीच था, जहाँ पर उस समय कोई नहीं था। मोहन ने टैंकर का गेट खोला और पूरा परिवार बाहर आ गया। सभी ने पूजा प्रार्थना की, फरियाद की, हे भगवान, हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। हम तो आपके दरबार ही आ रहे थे, पर आपने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ममता के इतना बोलते ही उसके सर पर एक गेंदे का फूल गिरा। तभी मूर्ति से आवाज आई, ये कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि मेरा आशीर्वाद है। इस फूल को अपने पति के टैंकर में रख देना। भगवान, उससे क्या होगा? इससे टैंकर के अंदर का पानी ठंड के मौसम में हमेशा गर्म रहेगा और गर्मी के मौसम में ठंडा। ममता ने तुरंत भागकर ये बात अपने परिवार को बताई। सबको बाहर निकालकर ममता ने जैसे ही वो फूल टैंकर के अंदर डाला, वैसे ही पूरे टैंकर में गर्म पानी भर गया। तभी मोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। ये तो चमत्कार हो गया ममता, भगवान ने इतनी मदद तो कर ही दी। बाकी मैं मेहनत कर लूंगा। गर्म पानी तो लोग खरीदेंगे ही, सस्ते में बेचूंगा। अब कुछ दिन इसी मंदिर में तंबू बनाकर रहेंगे और आसपास की सोसाइटी और फैक्ट्री में जाकर गर्म पानी बेचूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा काम तुरंत चल पड़ेगा। मोहन ने उसी जंगल में एक तंबू बनाया और गर्म पानी की सप्लाई करने लगे। उसका काम पहले दिन से ही चलने लगा। भयंकर ठंड में लोग गर्म पानी इतने सस्ते रेट में भला क्यों नहीं खरीदेंगे? मोहन पानी बेचता जा रहा था, पर टैंकर से पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। कुछ ही दिनों में उसने पैसा इकट्ठा करके अपने गांव वाले घर की मरम्मत करा ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे। पापा, मम्मी, चाचा, दादा, दादी, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर जाऊंगा। मेरा बच्चा पुल से नीचे लटक गया है। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, नीचे नदी में गिर जाएगा। वो तो अभी इतना छोटा है कि उसे तैरना भी नहीं आता। अरे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर बच्चों को देखते रहा करो। हम लोग पुल के ऊपर रहते हैं, नीचे नदी बहती है, कोई भी बच्चा नीचे गिर सकता है। बच्चों को संभाल कर नहीं रख सकती बहू। मोहन का परिवार बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी रागिनी, अपने 7 साल के बेटे पिंकू, अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ पुल के ऊपर तंबू बनाकर रहता था, क्योंकि वो पुल इतना पुराना हो चुका था कि वहाँ कोई आता जाता नहीं था। जितनी देर में वो लोग उसे बचाने आए, पिंकू नदी में जा गिरा। अरे तुम लोग यहाँ आपस में बहस ही करते रहे। वो देखो, मेरा पोता नदी में गिर गया। मोहन का बेटा नदी के अंदर डूब रहा था और मदद के लिए गुहार लगा रहा था। पापा बचाओ, चाचा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो मुझे बचा लो। भैया, पिंकू तो डूब रहा है, मुझे तैरना आता है, मैं उसे बचाता हूँ। नदी का बहाव बहुत तेज था। तभी अचानक तेज तूफान आने लगा। आसमान में बादल काले हो गए और बर्फ के ओले भी गिरने लगे। राहुल ने आप देखा न था, उसने नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह तूफान का सामना करते हुए पिंकू को नदी के किनारे ले आया। पिंकू, तुम्हें पुल के किनारे आने की क्या जरूरत थी?
चाचू, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मेरा भी मन करता है इधर उधर बाहर घूमने का। यहाँ पुल पर हमारे अलावा कोई नहीं रहता। देवर जी, पिंकू को लेकर ऊपर आ जाइए, तूफान बहुत तेज चल रहा है। अगर तेज हवा का झोंका आया तो तुम दोनों फिर से नदी में बह जाओगे। हाँ हाँ भाभी। राहुल पिंकू को लेकर पुल के ऊपर आ गया। बहू, बाहर तो बहुत तेज तूफान आया हुआ है, बारिश भी हो रही है। इसे ठंडी लग रही होगी और ठंडी तो हमें भी लग रही है। हम सब के लिए गर्मा गर्म काली चाय बना दे और पिंकू को भी पिला देना। खुद चाय पीने का मन हो रहा है और पिंकू का नाम लगा रहे हो। बहू, तू पिंकू का ख्याल रख, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं सासू माँ, मेरे होते हुए आप भला चाय क्यों बनाएंगी? आप पिंकू का ख्याल रखिए, क्योंकि दादी से अच्छा ख्याल कोई नहीं रख सकता। उन लोगों ने पुल के ऊपर ही तंबू के अंदर मिट्टी का चूल्हा बना रखा था। रागिनी ने सबके लिए चाय पकौड़े बनाए और सभी लोग खाने भी लगे और सब उसी के अंदर आराम करने लगे। धीरे धीरे रात हो गई और रात के करीब 12 बजे नदी के पुल पर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक मछुआरा नदी में नाव चला रहा था और गीत भी गाते जा रहा था। हे ऊपर वाले, तेरी महिमा परंपार, इतनी तेज तूफान में किनारे लगा दे मेरी मल्हार। गाना कौन गा रहा है? चलो चलकर देखते हैं, कहीं कोई लुटेरा तो नहीं। सभी लोग अपने तंबू से बाहर निकले तो देखा कि नदी में एक मछुआरा नदी पार कर रहा था और गाना गाता जा रहा था। उन लोगों को उस मछुआरे को देखकर डर लग गया। उन्हें लगा कि वो कोई लुटेरा भी हो सकता है। भैया, पिताजी, इतनी बर्फबारी हो रही है और इतनी तेज तूफान चल रहा है और ये बेचारा मछुआरा इतनी रात में नदी में नाव चला रहा है। हमें तो लगता था सिर्फ हम ही परेशान हैं। इस बेचारे के पास तो छत भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, रात के समय ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है मछुआरे के वेश में ये कोई लुटेरा हो, गांव में लूट मार करने जा रहा हो। रुको, मैं इससे बात करता हूँ। अरे ओ मछुआरे, इतनी तेज तूफान में कहाँ चले जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा बाबूजी, ये नदी ही मेरा घर है और ये नाव मेरा कमरा। मेरा कोई घर ही नहीं है। यहीं से मछलियाँ पकड़कर बेचता हूँ और अपनी जिंदगी काटता हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़े गीत गुनगुना लूं। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। भला इतनी तेज तूफान में सिर्फ एक नाव पर तुम गुजारा कैसे कर सकते हो? जरूर कोई ना कोई तुम लुटेरा ही हो। अरे बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? गरीब आदमी अगर रात में बाहर दिख जाए तो वो लुटेरा ही लगता है। इतने में तूफान इतनी तेज आया कि वो पुल ढह गया। उनका पूरा परिवार नदी में गिर गया। तूफान इतनी तेज था कि वो पुल कुछ ही मिनटों में नदी के अंदर समा गया। चलो, इस गरीबी में ये हमारी आखिरी रात थी। हो सकता तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। नहीं दादी, मैं मरना नहीं चाहता। पिंकू बेटा, हम सब डूब रहे हैं। मैं जिंदा रहते अपने पोते की शादी होते देखना चाहता था, पर शायद ये सपना आज रात ही इस नदी के अंदर दफन हो जाएगा। मोहन जी, हमारा और आपका सफर बस यही तक था। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे आप ही मिलो। हे भगवान, तूफान इतनी तेज करने की क्या जरूरत थी? इन बेचारों का तो पूरा परिवार डूब रहा है। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। मछुआरा अपनी नाव वहीं छोड़कर नदी में कूद गया और एक एक करके सभी को अपनी नाव में बिठा लिया। बेटा, मुझे माफ कर देना। हमने इतनी गरीबी देख ली है ना कि हर इंसान लुटेरा ही नजर आता है। इस बर्फबारी में हमारे गांव वाला घर बर्बाद हुआ, हमारा खेत बर्बाद हुआ। जो थोड़ा बहुत बचा था वो लुटेरे लूट कर चले गए, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं काका, मेरा कोई परिवार तो है नहीं, इसीलिए आपके परिवार को तबाह होते नहीं देख सकता था। भाई साहब, नाव को धीरे धीरे नदी के किनारे ले चलिए, क्योंकि तूफान इतनी तेज है कि ये नाव भी पूरी डूब सकती है। अरे आप लोग अब मेरी नाव में सवार हो चुके हैं तो अपनी फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये नदी और ये नाव मेरे माता पिता है। अब मैं आप लोगों को सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचा कर ही रहूंगा। मछुआरे ने नाव चलाना शुरू किया। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की, जिसमें रागिनी, पिंकू और उनका पूरा परिवार डर के मारे कांप गया। लेकिन मछुआरे ने हिम्मत ना हारते हुए धीरे धीरे नाव को नदी के किनारे लगा ही दिया। लेकिन बर्फबारी अभी भी जारी थी। हम लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अब हम लोग रहेंगे कहाँ? मैं आप लोगों को अक्सर देखा करता था कि आप पुल के ऊपर तंबू बनाकर रहते थे। आप लोगों ने अभी ये बताया कि गांव में आपका घर था, वो बर्फबारी में बर्बाद हो गया, लेकिन वो जगह तो आपकी होगी ना, वहीं एक तंबू बना लीजिए।
वहाँ पर तंबू कैसे बना ले? वहाँ हमारी आंखों के सामने ही देखते सारे घर तबाह हो गए। पूरा गांव कब्रिस्तान लगता है। वहाँ एक इंसान नहीं रहता। इतने बड़े गांव में हम अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ इस नदी के किनारे रहने से तो अच्छा ही है ना। ये मछुआरा बिल्कुल सही कह रहा है। हम गांव चलते हैं और वहाँ पर तंबू बनाने की कोशिश करते हैं। और बेटा, तुमने और तुम्हारी नाव ने हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। अरे तुमने हमारी जिंदगी बचाई है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हारा भी घर नहीं है, अब हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। मछुआरा उनके परिवार के साथ उनके गांव पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव वाले कपड़े का तंबू बनाकर किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। देखिए, सुबह होने वाली है। मनोज, राहुल, तुम दोनों मेरे साथ जंगल चलो। वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं और उस लकड़ी का एक अच्छा सा घर बनाते हैं। मुझे ये सब काम बहुत अच्छी तरह आता है। ये नाव मैंने अपने हाथों से ही तो बनाई थी, आज तक मेरा साथ दे रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस मछुआरे ने उन लोगों के साथ मिलकर पहले तो जंगल में जाकर ढेर सारी लकड़ियां काटी, फिर लकड़ी का घर बनाने लगे। धीरे धीरे सुबह हो गई और लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया। घर बहुत मजबूत और टिकाऊ लगने लगा। सब लोग उस घर में रहने लगे। रागिनी ने सभी को चाय नाश्ता बनाकर खिलाया। तभी मछुआरे के मन में एक ख्याल आया। अगर आप लोगों ने मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मान ही लिया है तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है। हमारे घर के बाहर अभी बहुत सारी जगह बची हुई है, तो क्यों ना हम लकड़ी की एक छोटी सी दुकान भी खोल लें। मैं मछली पकड़ कर लाऊंगा और भाभी जी चाय पकौड़े बनाकर पूरे गांव में बेचेंगी। इससे हमारा रोजगार भी चल उठेगा। बेटे ने बात बिल्कुल सही कही है। आगे की जिंदगी बिताने के लिए अब कमाना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह उन लोगों ने लकड़ी की दुकान बनाकर चाय पकौड़ी बेचना भी शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने उनका लकड़ी का घर देखा तो बहुत खुश हुए। अब मनोज के परिवार को गांव में ही लकड़ी के घर बनाने के बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे। अब मछुआरे ने मनोज और राहुल के साथ मिलकर पूरे गांव के घर को लकड़ी का बना दिया और ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और अमीर हो गए। अब वो लोग अपने गांव वालों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।